नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, हम हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम आ पहुंचे हैं, हर्षवर्धन काल तक हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वर्धन काल के बाद क्या होता भाई, हरियाणा के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो घटित हुई थी, और लगभग लगभग चौहान वंश तक हम इसको कवर करेंगे भाई। तो तराइन की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, वो वहां तक सारी चीजें मैं आपको लगभग कवर करवाऊंगा भाई। फिर हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत का रहेगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, हरियाणा के जितने भी फैक्ट यहाँ से बनेंगे, विद पीवाईक्यू विद एमसीक्यू, सारी चीजें कवर करेंगे ऑल टोटली भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, वर्धन वंश के बाद क्या होता है, थोड़ी मैं आपको डिटेल दे देता हूं भाई। वर्धन वंश के बाद क्या होता भाई, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। जिक्र किसका हो रहा है, हरियाणा का। तो फिर आपको पता ही है धीरे धीरे क्या होता है, तोमर जो अनंगपाल तोमर जी थे वो इस अस्थिरता का फायदा उठाते हैं और उनके अधीन ये लगभग एरिया आ जाता है। इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भाई क्या होता है, कन्नौज का एक शासक हुआ करता था यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या करता भाई, इस क्षेत्र को जीत लेता भाई और इस पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता भाई, आप सभी को ज्ञात ही होगा, कल्हड़ के द्वारा रचित एक पुस्तक है रजत रंगिणी। उसमें ये बताया गया कि कश्मीर का जो राजा है ललितादित्य मुक्तापीड, वो क्या करता है, यशोवर्मन को बुरी तरीके से हरा देता है और इस क्षेत्र पर धीरे धीरे अपना अधिकार कर लेता है, और फिर से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है भाई। तो ये मान के चल सकते हैं भाई लगभग लगभग कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया। तो दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भाई हम कहां पर चलेंगे, जब हरियाणा के अकॉर्डिंग पूर्णतः उस पर अधिकार की बात आती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो ये पूरा क्षेत्र है भाई, वो किसके अधीन चला जाता है, किस वंश के अधीन चला जाता भाई, गुज्जर प्रतिहार वंश के अधीन चला जाता है। किसके अधीन चला जाता है, गुज्जर प्रतिहार वंश के अधीन चला जाता है भाई। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी भाई आपके, कि हरियाणा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस वंश के वश में चला जाता है, अधिकार किसका हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार का। अगर यहां पर गुर्जर प्रतिहार की बजाय सिर्फ प्रतिहार भी ऑप्शन में दिया हो तो वो भी राइट होगा। अगर गुर्जर प्रतिहार की बजाय क्या दिया हो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में क्या हो भाई, अगर ऑप्शन में केवल प्रतिहार हो तो भी आपका आंसर क्या होगा भाई, प्रतिहार आप करोगे भाई। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रतिहार हो तो आप क्या करोगे, प्रतिहार राइट करोगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश के अधीन चला गया, तो गुज्जर प्रतिहार वंश के। अगर आपसे पूछा जाए कि गुज्जर प्रतिहार वंश के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो दो जगह आपको याद रखनी भाई, हरियाणा के अंदर दो जगह कौन सी याद रखनी भाई आपको। एक तो आपको याद रखना पेहवा। तो पेहवा किसके अंतर्गत आता भाई, पेहवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। और एक आपको याद रखना जोधका। तो जोधका कहाँ आता है, जोधका आता है सिरसा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता भाई, सिरसा। और पेहवा किसके अंतर्गत आता है, पेहवा आता भाई कुरुक्षेत्र के, यानी इस जिले के अंतर्गत। तो ये दो जगह आपको याद रखनी भाई। आपसे पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इन दो जगहों को आप हमेशा याद रखोगे, पेहवा और जोधका। अब मैं थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूं भाई। ठीक है, हरियाणा पर जो माना जाता है भाई, जब राजनीतिक अस्थिरता हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में होती है, तो वत्सराज नामक शासक जो होता है वो हरियाणा पर अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार करता भाई, वत्सराज, ध्यान रख लेना भाई। वत्सराज सबसे पहले हरियाणा के ऊपर अगर पूछ लिया जाए कौन सा शासक अधिकार करता है, वत्सराज नामक शासक अधिकार कर लेता है भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस बात की जो पुष्टि होती है भाई, इस बात की पुष्टि कहां से होती है, इस बात की पुष्टि होती भाई जोधका से प्राप्त अभिलेख से। कहां से प्राप्त होती है, जोधका से प्राप्त अभिलेख। जोधका कहां है, सिरसा के अंदर। तो यानी कि सिरसा के जोधका से प्राप्त एक अभिलेख है लगभग 795 ईस्वी का, वो क्या पुष्टि करता भाई, कि हरियाणा पर जब मतलब राजनीतिक अस्थिरता होती है, तो यहाँ पर वत्सराज नामक शासक क्या कर लेता है, इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। और ये किससे इसकी पुष्टि होती है, जोधका से प्राप्त अभिलेख से। जोधका कहाँ पड़ता है, सिरसा में पड़ता भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता भाई,
जो ये वत्सराज होता है ये गल नामक तोमर सरदार को क्या करता है भाई, यहाँ का विशेष प्रशासक नियुक्त करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किसको विशेष प्रशासक नियुक्त करता है, गल को भाई। किसको भाई, गल को। ये ध्यान रख लेना भाई, ये क्या करता है, इसको विशेष प्रशासक नियुक्त कर देता भाई हरियाणा का। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ के अंदर ये सारी बातें आपको मिलेगी, इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर भाई, सब समझ में आ गया। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे वो लगभग हमने कवर कर लिए भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वीं सदी के पेहवा से प्राप्त भोजदेव के अभिलेख। यहां पर भोजदेव की बजाय आपको क्या देखने को मिल सकता है, मिहिर भोज भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, मिहिर भोज। तो यहां से देखो कितने प्रश्न बन जाएंगे भाई। पहला प्रश्न तो ये हो गया, भोजदेव या मिहिर भोज का जो अभिलेख है वो 9वीं सदी का कहां से प्राप्त हुआ है, पेहवा से प्राप्त हुआ भाई। ठीक है भाई। उसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता है, कौन सी सदी में भाई, ठीक है, मिहिर भोज का जो पेहवा से अभिलेख प्राप्त हुआ 9वीं सदी का भाई। ठीक है, इसमें देखो पेहवा किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो उस समय पेहवा किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे काफी बार पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई मिहिर भोज के समय या फिर भोजदेव के अभिलेख के अनुसार भाई जो पेहवा है वो किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के व्यापार के लिए। किसके व्यापार के लिए, घोड़ों के व्यापार के लिए। थोड़ी और डिटेल में करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो पेहवा कुरुक्षेत्र से मिले एक अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर भोज के समय में पेहवा घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस शिलालेख के अनुसार व्यापार से प्राप्त कर मंदिरों को दान में दिया जाता था। क्या दिया जाता था भाई, मंदिरों को दान में दे दिया जाता था भाई। ठीक है, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल का राज्य आरंभ होता है। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर तोमरों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो यहां से ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। यानी कि आपको पता चल गया भाई हर्षवर्धन काल के बाद यानी वर्धन वंश के बाद क्या आता है, गुज्जर प्रतिहार वंश भाई। ठीक है, वो हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो ये सारी चीजें क्लियर भाई। पेहवा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल के शासन के दौरान हरियाणा एक विस्तृत क्षेत्र उसके आधिपत्य से बाहर निकल चुका था। इसी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जोल या फिर जाउल नामक एक तोमर सरदार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। जोल का ज्येष्ठ पुत्र वर्जट भी था जो अपने पिता के समान वीर और पराक्रमी सरदार था। तो देखो कितने सारे प्रश्न यहां से निकल कर आ गए भाई। देखो नेक्स्ट प्रश्न तो ये निकल के आ गया भाई, आपसे पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हुआ, तोमरों का अधिकार हुआ भाई। किसका अधिकार हुआ, तोमरों का अधिकार हुआ। समझ में आ गया भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई। ठीक है, तो सब फैक्ट यहां से आपके कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रतिहारों के जागीरदार गोगा और उसके दो सौतेले भाइयों ने सरस्वती नदी के किनारे कहां पर 3 विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई, ये PYQ है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। ऑनलाइन जो एग्जाम होते थे उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो ये जोध का जो ऑप्शन है ये मैंने खुद ने डाला भाई ताकि आप कंफ्यूज हो। तो ध्यान रख लेना, इसका उत्तर क्या आएगा, पेहवा। अगर पेहवा ऑप्शन में ना मिले तो पेहवा का प्राचीन नाम क्या था भाई, पृथुदक। क्या था भाई, पृथुदक। तो ये आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा भाई, ध्यान रख लेना। अगर पेहवा ऑप्शन में ना मिलेगा तो फिर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, पृथुदक देखने को मिल जाएगा। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो हरियाणा की सिरसा जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहारों का हरियाणा में आधिपत्य स्थापित था। प्रतिहार शासक वत्सराज ने गल नामक तोमर सरदार को यहाँ का विशेष प्रशासक बनाया था। परंतु राष्ट्रकूट शासकों के बढ़ते प्रभाव के समक्ष वत्सराज अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रहा, उसे सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। तो ये जितने भी फैक्ट बनते थे भाई ये सारे मैंने कवर करवा दिए। लगभग लगभग आपके गुज्जर प्रतिहार वंश के सारे कवर हो गए भाई। इनकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है भाई वो सारी की सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, जहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा के जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने कवर करवा दिए इस टॉपिक के भाई। आगे बढ़े, ये देखिएगा भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हुआ, तोमर वंश का। ध्यान से देखो भाई, यहां पर भी मैंने ये बात आपको करवाई है। देखो तोमरों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, समझ में आ गया ना।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा के ऊपर किस वंश का अधिकार हुआ? तोमर वंश का भाई। किसका अधिकार हुआ? तोमर वंश का। और जो तोमर वंश की पूरी वंशावली की जो डिटेल है कि पहले कौन रहा बाद में कौन रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है भाई। ठीक है, आप इस पीडीएफ से कवर कर लेना, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी भाई। समझ में आ गया? आपको एक चीज तो ज्ञात ही होगी भाई, जो दिल्ली की स्थापना के बारे में भी बताया जाता है, वो दिल्ली की जो स्थापना है, वो दिल्ली की स्थापना किसने की थी भाई? तोमरों ने की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली की स्थापना को लेकर, तो दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की थी भाई। ठीक है, ढिल्ली की नगरी बोल दे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, तो उसकी स्थापना के पीछे भी तोमर थे। उसके बाद देखिएगा, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला एवं संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बुद्धिस्ट रिमेन्स फ्रॉम हरियाणा, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यस्तलिक चंपू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यस्तलिक चंपू नामक जो ग्रंथ है वो तोमर शासन की जानकारी देता भाई। ठीक है, तोमरों के शासनकाल की जानकारी देता है यस्तलिक चंपू नामक ग्रंथ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आता है भाई, तो ध्यान रख लेना। तोमर वंश की जो जानकारी हरियाणा के अंदर किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यस्तलिक चंपू नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, गजनवी के आक्रमणों के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, फटाफट से बताइएगा राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिएगा भाई, पश्चिमी हरियाणा के भाटी राजपूत, अजमेर के चौहान राजपूत, आगरा के जाटस राजपूत, या फिर दिल्ली के तोमर राजपूत। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली के तोमर राजपूत। क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली के तोमर राजपूत। ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं भाई। जब गजनवी ने आक्रमण किया, ठीक है भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के ऊपर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। हरियाणा के ऊपर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। और जब इसने हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ पर किसका अधिकार हुआ करता था? दिल्ली के तोमर राजपूतों का। ठीक है भाई, किसका अधिकार हुआ करता था? दिल्ली के तोमर राजपूतों का। ठीक है भाई, अब देखिएगा भाई, देखो, महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। बहुत सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख रखी है, वो सारी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा भाई महमूद गजनवी के बारे में भाई। ठीक है, महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ धन को लूटना था भाई। क्या था मुख्य उद्देश्य? सिर्फ और सिर्फ धन को लूटना भाई। और ये भी पूछा जा सकता है हेनरी इलियट के अनुसार, ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था भाई? 17 बार आक्रमण किए थे। भारत में गजनवी का जो पहला आक्रमण माना जाता है 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध माना जाता है। इस युद्ध में जयपाल की हार हुई। गजनवी पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया भाई। उसके बाद देखो भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए गजनी वंश, या फिर इसको यामिनी वंश भी कहते थे, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था भाई? अलप्तगीन। कौन था भाई इसका संस्थापक? अलप्तगीन भाई। अगर बात आपसे पूछी जाए कि भारत के ऊपर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो वो किया था भाई सुबुक्तगीन ने भाई। किसने किया था भाई? सुबुक्तगीन ने। आपसे बहुत सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछे गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन ने भाई, पंजाब के विरुद्ध। लेकिन अगर हरियाणा की बात आएगी तो फिर उत्तर क्या आएगा? महमूद गजनवी आएगा। कि हरियाणा पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। उसके बाद देखें भाई, महमूद गजनवी इसका पुत्र था, यानी पूछा जा सकता है महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी भाई। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक महमूद गजनी था भाई। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने सुबक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी को यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या फिर बुत सिकन भी कहा जाता था। आपको ज्ञात ही होगा भाई, महमूद गजनवी क्या करता था? मंदिरों को लूटता था, क्योंकि धन को लूटने के उद्देश्य से आया था, मूर्तियों का विनाश कर देता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक और बुत सिकन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक और बुत सिकन भाई। किसको? महमूद गजनवी को। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। अब जैसे ही इसके बारे में बताऊंगा, इसके बाद तुरंत आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा कि इसने क्या किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? 1009, 1014, 1025 या फिर 1030? मैंने आपको बताया पहला आक्रमण हम कवर कर चुके हैं भाई। अब बात आती कि इसने भाई
थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो थानेसर पर इसने आक्रमण किया 1014 में। बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर 1009 में किया था। तो 1009 में ये क्या आता भाई? थानेसर आता है, समीक्षा लेता है, पूरे एरिया की जायजा लेता है और लौट जाता है। उसके बाद ये थानेसर पर कब आक्रमण करता है? सन 1014 में करता है। और यहाँ पर मूर्तियों को लूटता है और चक्रपाणी स्वामी की मूर्ति को तोड़ता भी है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा भाई, ध्यान से देख लेना। थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 में। इस थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? पुराने समय में इसको स्थानीश्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानीश्वर। आगे देखिएगा भाई, बहुत सारी डिटेल है, देखो। गजनवी के भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये धन लूटने के उद्देश्य से आया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी हरियाणा के थानेसर में आक्रमण के उद्देश्य से आया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था का जायजा लेकर बिना लड़े वापस चला गया। उसके बाद देखिएगा भाई, महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण कब हुआ? 1014 ईस्वी में हुआ। ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। बेटा वहां खेल लो, क्लास ले रहा हूं ना, जाओ जल्दी वहां जाओ। देखो मम्मा चीजी लेके आए हैं, जाओ चॉकलेट लेके आए, चॉकलेट चॉकलेट लेके आए, जाओ जाओ। आगे देखिएगा भाई, थानेसर या स्थानीश्वर हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर एवं हिंदुओं का तीर्थ है। यह सरस्वती गग्गर नदी के तट पर स्थित है। सन 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर में लूटपाट की और चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। इस आक्रमण के समय उसके साथ इतिहासकार अलबरूनी भी था, जिसने अपनी पुस्तक में किताब उल हिंद में थानेसर नगर की भव्यता एवं ब्रह्म सरोवर झील या फिर ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किताब उल हिंद में किसकी भव्यता का वर्णन है? थानेसर, और इसके साथ साथ में ब्रह्म ब्रह्म सरोवर झील का। भाई ठीक है, चीजें क्लियर, समझ में आ गया? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर भाई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाई, नेक्स्ट वर्ष 1013-14 में महमूद गजनवी ने भारत पर नौवां व हरियाणा की धरती पर थानेसर पर पहला आक्रमण किया। बेटा क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, सबको हेलो करके जाओ। सब चलो चलो हेलो करो सभी को, हेलो करके बाय बाय कर दो फिर सभी को, बाय बाय। ठीक है, पापा को पढ़ाने दो बेटा, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ भाई। विनतीस ने लेके जाइए बेटा, क्लास लेने दो माँ। जाओ 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 जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं बेटा नहीं, इसने एक बार बंद कर दे माँ, क्लास डिस्टर्ब हो मन, 10 मिनट लगेगी, सारी बंद कर दे। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे भाई, शाहबाद के पास मारकंडा नदी के तट पर राजाराम और गजनवी की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महमूद गजनवी विजय रहा और थानेसर में भयंकर लूटपाट की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। भाई थानेसर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हाथों में चक्कर लिए देवता चक्करपाणी स्वामी की कांस्य की मूर्ति उखाड़कर गजनवी क्या कर देता भाई? गजनी भेज देता है और थानेसर के विष्णु मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद इबन अलबरूनी। महमूद गजनवी के दरबार कवि और लेखक अलबरूनी ने 1030 में लिखी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में थानेसर की भव्यता और सुंदरता का वर्णन किया। और अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेसर हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र था। भाई ठीक है, और किस झील का वर्णन किया? ब्रह्म सरोवर झील का। भाई गजनवी का अन्य दरबारी कवि जिसने सानामा लिखी वो कौन था? फिरदौसी। भाई 1030 ईस्वी में क्या होती है? गजनवी की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र मसूद गद्दी पर बैठ जाता है। महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मसूद का पहला हमला किसके ऊपर हुआ? सिरसा के ऊपर हुआ। भाई और सोनीपत के गवर्नर दीपाल हरि और गजनवी पुत्र मसूद के बीच 1030 में हुए युद्ध में मसूद क्या रहा? विजयी रहा। तो सोनीपत का गवर्नर पूछा जाता कौन था? दीपाल हरि। अरबी इतिहासकार वहाकी की पुस्तक तारीख सुबक्तगीन के अनुसार महमूद गजनवी के पुत्र मसूद ने 1037 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण करके यहाँ के शासक कुमारपाल देव को हराकर हांसी पर विजय प्राप्त की और यहाँ एक किला भी बनवाया। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा सकता हांसी का युद्ध या संघर्ष किस किस के बीच हुआ 1037 में? ये हुआ था भाई किस किस के बीच? भाई मसूद के बीच में और किसके बीच में? कुमारपाल देव के बीच में। भाई ठीक है, और इसमें जीता कौन? मसूद जीत गया। भाई तो ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने लगभग फैक्ट बनते थे सारे हमारे कवर हो गए। भाई
उसके बाद देखिएगा भाई, महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख इतिहासकार थे, उनके बारे में भी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछा गया, तो वो भी मैं कवर करवा देता हूं भाई। अलबरूनी भाई, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद के रचयिता थे भाई। इसके अतिरिक्त फिरदौसी, इसने किसकी रचना की? शाहनामा की भाई। उतबी, इसने किताबुल यामिनी के रचयिता है, और वहां की तारीख सुबक्तगीन के रचयिता है। यानी कि ये चारों के चारों जो प्रमुख इतिहासकार थे, किसके शासनकाल के दौरान थे भाई? ये महमूद गजनवी के दौरान भाई। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में भाई, सोमनाथ मंदिर के ऊपर इसने आक्रमण किया। ठीक है भाई, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर इसने क्या किया? आक्रमण किया और मंदिर को लूटा। लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति इसके हाथ लगी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण माना जाता है 1027 ईस्वी में भाई, जाटों के विरुद्ध। और इसकी मृत्यु कब हो जाती? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मासूद ने हरियाणा पर अधिकार करने की योजना बनाई। लेखक वाहकी के अनुसार मासूद गजनी सुल्तान बनने से पूर्व हरियाणा की वीर जनता यानी हांसी के नजदीक पिट चुका था भाई। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद करनी है। तो जितने प्रश्न बनते थे लगभग मैंने कवर करवा दिए भाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न भाई। ठीक है, हमें पता चल गया कि तोमरों के, दिल्ली के तोमर राजपूतों के समय क्या होता है भाई? महमूद गजनवी आक्रमण करता है, फिर हमने उसके बारे में सारी चीजें पढ़ ली भाई। अब ध्यान से देखिएगा भाई, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? ठीक है भाई, सूरज कुंड का निर्माण कौन सी शताब्दी में कराया गया? सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए सूरज कुंड है कहाँ भाई। तो सूरज कुंड कहाँ है भाई? तो सूरज कुंड है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ है भाई? फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद हरियाणा का एक जिला है भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता है? सूरजकुंड कहाँ है, किन पहाड़ियों के नजदीक है? तो आपको पता, फरीदाबाद की तरफ कौन सी पहाड़ियां हो गई? अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां होगी भाई? अरावली की पहाड़ियां। इस सूरजकुंड को क्या कहा जाता है? इसको सूर्य की झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूर्य की झील। ये भी किसको बोला जाता है? इस सूरजकुंड को बोला जाता है भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता भाई? इस सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल ने भाई। किसने करवाया था सूरजकुंड का निर्माण? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो निर्माण करवाया था सूरजपाल ने भाई। अगर सूरजपाल ऑप्शन में ना हो, अगर सूरजपाल क्या ना हो? ऑप्शन में ना हो। ठीक है, अगर सूरजपाल क्या ना हो? ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो फिर इसका उत्तर आप क्या करोगे भाई? अनंगपाल तोमर द्वितीय। फिर आप इसका उत्तर क्या करोगे भाई? अनंगपाल तोमर द्वितीय। ठीक है भाई, फिर आप क्या करोगे इसका उत्तर भाई? अनंगपाल तोमर द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब करवाया था इसका निर्माण भाई? 10वीं शताब्दी में करवाया था। और इसी सूरजकुंड में क्या लगता भाई? सूरजकुंड मेला लगता है। क्या लगता भाई? सूरजकुंड मेला। कब लगता है भाई? लगभग फरवरी माह में लगता है। कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से स्टार्ट हुआ था भाई। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। और इसी सूरजकुंड के पास क्या है भाई? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है। अगर स्थान पूछे तो सूरजकुंड के पास है, और अगर झील पूछे तो बड़खल झील के भाई। ठीक है, ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल पूछा गया था। जब स्थान की बात आई तो सूरजकुंड राइट माना, और किस झील के साथ स्थित है तब बड़खल राइट माना था। सूरजकुंड और बड़खल दोनों थे, तो तब झील की बात आती तो बड़खल झील, और अगर स्थान की बात आती तो सूरजकुंड भाई। दोनों अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, वह पीवाईक्यू की क्लास में मैं करवा भी चुका हूँ, आप देख भी लेना, वो मैं डाल भी दूंगा। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई। अशोला भट्टी भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो, अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। अगर स्थान पूछे, क्या पूछे भाई? स्थान। तो अब इसका उत्तर क्या माना गया था? सूरजकुंड। और जब झील की बात आती है भाई, अगर पूछे झील, तो झील की बात जब आती है तब क्या आ जाएगा भाई? बड़खल। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थान का जब जिक्र आता है तो एक बार उत्तर क्या माना गया? सूरजकुंड। और जब झील पूछा गया तो उत्तर क्या माना गया था? बड़खल। और अभी सूरजकुंड में भाई दिवाली मेला भी लगने लग गया है। आगे देखिएगा, अनंगपुर बांध को किस नाम से जाना जाता है भाई? दातीवाड़ा, भाखड़ा नांगल, गुरुत्वीय बांध, या फिर चमेरा। इसको हाइड्रोलिक डैम भी बोला जाता है भाई। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? गुरुत्वीय बांध भाई, या फिर हाइड्रोलिक डैम।
ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर है? अनंगपुर बांध भाई, अनंगपुर नामक गांव पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तोमर शासकों ने भाई। इसकी स्थापना किसने की थी? तोमर शासकों ने। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? तो तोमर शासकों ने इसकी स्थापना की थी भाई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एचएसएससी, इनकी जो स्थापना, इस बांध की स्थापना भाई 8वीं शताब्दी में हुई थी। अनंगपुर बांध की स्थापना एचएसएससी के अकॉर्डिंग कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? 11वीं शताब्दी भाई। उस पर क्या लिखा हुआ है? 11वीं शताब्दी। ठीक है भाई, उस पर क्या लिखा हुआ? 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। लेकिन एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो 8वीं राइट माना गया। विकिपीडिया पर भी 8वीं दे रखा है। लेकिन अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो इस अनंगपुर डैम की जो स्थापना वो 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों ने की थी भाई। इसको गुरुतीय बांध या फिर हाइड्रोलिक डैम भी बोला जाता है। ये देखो इसकी डिटेल है भाई। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया। देखो, सूरजकुंड से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अनंग बांध का श्रेय 11वीं शताब्दी ईस्वी के तोमर वंश के अनंगपाल को दिया जाता है। यह पूर्व में क्षतिग्रस्त और इसके पश्चिम में सीढ़ियां हैं तथा दक्षिणी की और उत्तरी छोर पर कोणीय परतदार सीढ़ियां हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है भाई। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया भाई। एचएसएससी 8वीं शताब्दी में मानती है। पीवाईक्यू है, पूछा भी जा चुका पहले, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर 11वीं। अब दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना के अगर कोई भी ऑप्शन में मिले तो उस हिसाब से कराना। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, गोगा पीर जी को किसका रक्षक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत बार परीक्षा में आया भाई। गोगा पीर जी को किसका रक्षक माना जाता है? घोड़ों का, सांप का, भैंस का या फिर बकरी का? तो भाई सभी को ज्ञात है भाई, घर में अगर सांप का छोटा बच्चा भी निकलाए तो बोलते हैं गोगा पीर की, बोल देते हैं भाई, नहीं निकलेंगे आगे, हमें ना दिखाई दे। इस प्रकार की चीजें आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त तो गुगा पीर को भाई गाय का रक्षक भी माना जाता है, दोनों का ही माना जाता है। लेकिन एचएसएससी के अकॉर्डिंग जब दोनों ऑप्शन में आए तो सांप राइट माना गया था भाई। ठीक है, गाय और सांप दोनों ऑप्शन में दिए थे, लेकिन सांप राइट माना था भाई, सांप का रक्षक माना जाता है। ठीक है, वास्तव में क्या थे? ये गाय के रक्षक भी कहलाते हैं और सांप के रक्षक भी कहलाते हैं भाई। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लीजिएगा भाई। लोक देवता गोगा जी। ठीक है, इनके जन्म के बारे में दे रखा है भाई, इनके पिताजी के नाम के बारे में, सब जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं भाई। ठीक है, देखो एक एक चीज दे रखी है, जन्म, ठीक है, उसका स्थान हो गया भाई। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है, सारी चीजें हैं भाई। यहाँ से जो प्रश्न आते, पहला प्रश्न क्या होगा? गोगा नवमी का जो मेला है भाई वो कब लगता है? तो गोगा नवमी का मेला कब लगेगा भाई? ये लगेगा भाद्रपद, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ठीक है भाई, कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर हैं। गोगा जी पृथ्वीराज चौहान से पहले चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक भी रहे हैं। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। समाधि स्थल है भाई। प्रमुख वाद्य यंत्र ये हो गए भाई। पूजा छड़ियों की जाती है। प्रसिद्ध गोगा जी के नृत्य छड़ी नृत्य, गोगा नृत्य, इनका आयोजन हिसार में भी होता है। गोगा जी ने किस शासक के साथ युद्ध लड़ा था 1024 में? महमूद गजनवी के साथ। राज्य में गोगा पीर को किसका रक्षक या देवता माना जाता है? सांपों का। तो ये सारे फैक्ट आपको मैंने करवा दिए जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे भाई। उसके बाद देखिए भाई, तोमर वंश का अंतिम शासक जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया, विजयपाल, महीपाल, अनंगपाल या फिर गोपाल? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाई अनंगपाल। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनंगपाल क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि हमने देखो पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा, फिर तोमर वंश के बारे में पढ़ा भाई। ठीक है, अब ये भी हमारा कवर हो गया। अब कौन सा वंश स्टार्ट होगा? चौहान वंश। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में। देखो यहाँ पर भी सारी चीजें वही है। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? तो चाहमन, चाहमन यानी कि चौहान। ठीक है भाई, अर्णोराज का जो अभिलेख था, अर्णोराज चाहमन कहलाते हैं। ठीक है भाई, अर्णोराज क्या है? एक शाकंभरी चौहान हुआ करता था और 1139 में वो क्या करता है? हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लेता है। और यही वो प्रश्न है भाई। इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, वो भी मैं बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाहमन।
देखो भाई, जिस समय तोमर राज्य पतन की ओर अग्रसर था, उसी समय हरियाणा पर शाकंभरी चौहान अर्णोराज ने 1139 ईस्वी में आक्रमण किया। उसने तोमर शासक गोपाल को हराकर तोमरों को चौहानों के अधीन कर लिया तथा महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। चौहानों की राजधानी अजमेर थी। इसकी स्थापना चौहान शासक अजयराज ने की भाई। 1151 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने हरियाणा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। बीसलदेव ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने हरियाणा में भादानकों को दबाने हेतु सेना भेजी थी। तो यहाँ पर हम भादानकों के बारे में भी पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में भी पढ़ेंगे, तराइन की लड़ाइयों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से काफी सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे भाई। तो देखिएगा भाई, हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ अभिलेख में है। ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? चाहमण। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना, इसको आप रट लो भाई, बहुत बार परीक्षा में आता है। ठीक है भाई, इसको रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में डाल रहा हूं इसको मैं। ठीक है भाई, ये वही उसी से सेम चीजें कोरिलेट करती हैं, वही प्रश्न है ये पीछे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक अन्य मत के अनुसार एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हरियाणा के नाम को लेकर भी ये एक कुछ विद्वानों का मत है भाई। देखिएगा, राजा हर्राय देव ने जुंडला से शासन किया, इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा। मतलब कि जो स्थान जहां पर हर राय राणा के वंशज राज करते थे। देखो, हर राय राणा बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? हरियाणा। ठीक है भाई, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मत है। हर्राय चौहान और उसके चौहान सेना के वंशज आज हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर जिले के 164 गांव में बसते हैं। राणा हर्राय चौहान की छतरी आज भी जुंडला गांव करनाल में मौजूद है भाई। ठीक है, हरियाणा का पुरातनतम हरियाणा के उद्भव में पाया जाता है, और हरियाणा के संदर्भ में प्राचीन अभिलेख, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? चाहमण या फिर अर्णोराज का अभिलेख। ये प्रश्न दोनों बार बार परीक्षा में आते हैं भाई, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है भाई, दोनों को सेम सीक्वेंस में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, बादानक किसके सामंत बनकर अहिरवाल अक्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? तो भादानकों ने किसके सामंत बनकर भाई ऐसा किया था? तो इन्होंने प्रतिहारों के सामंत बनकर क्या किया था भाई? अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी भाई। अब बादानकों के बारे में आपको बता देता हूं भाई, ये दक्षिण पश्चिम जो दक्षिणी हरियाणा है भाई, उसमें रहते थे भाई, जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उस क्षेत्र पर। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, बादानकों का उदय और अंत। हर्षवर्धन के बाद हरियाणा में अनेक शक्तियां उभरी भाई, इनमें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के बधानक भी थे। वर्तमान हरियाणा का रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और राजस्थान का अलवर जिला इनके अधीन था। चौहानों से इनका संघर्ष काफी समय चला। अर्णोराज और विग्रहराज ने इन्हें हराया, परंतु ये बार बार अवसर पाकर स्वतंत्र हो जाते थे। महाभारत काल से मध्यम युग तक आते आते भद्र शब्द का रूप बिगड़कर भादानक हो गया। ये बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर भादानकों को मरु तथा तक देश के समीप बताता है भाई। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार भादानक वस्तुतः हरियाणा प्रदेश के उन प्राचीन लोगों से संबंध है जिन्हें भद्र कहा जाता था। महाभारत में भद्रों का उल्लेख रोहतक, अगरवा के लोग रोहितक और अगरे तथा गग्गर और सतलुज के बीच में स्थित मालवा लोगों के साथ हुआ है। प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार बादानक अहीर जाति से थे और रेवाड़ी नगरी से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भाड़ावास नामक गांव बादानकों की राजधानी रहा है। तो ये भाई प्रोफेसर दशरथ शर्मा का मत था। सबके अलग अलग मत थे भाई, वो सारे मत मैंने आपको बता दिए भाई। इनका क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, यानी कि दक्षिणी हरियाणा भाई। ठीक है, और अगर राजधानी पूछा जाए तो भाड़ावास गांव रेवाड़ी के समीप। उसके बाद देखेंगे, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? खलीमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा या फिर विविध तीर्थ स्रोत भाई, इन सभी से मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिएगा भाई, हर्षवर्धन के बाद हरियाणा में अनेक शक्तियां उभरी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शासक बनने से 3 वर्ष बाद इन पर आक्रमण कर दिया और इनकी सेना का संपूर्ण नाश कर दिया। भादानकों की शक्ति का अंत हो गया तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार हो गया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या कर देता है? इनको नष्ट कर देता है, इनकी शक्तियों को, और पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लेता है। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किस नाम से जाना जाता था? पिथोरा नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पिथोरा। ध्यान रख लेना भाई, इसको किस नाम से जाना जाता था? पिथोरा नाम से भी
जाना जाता था भाई। ठीक है, और पृथ्वीराज की कचहरी किसको कहा जाता है? तोसाम को भाई। तोसाम की बारादरी को पृथ्वीराज की कचहरी भी कहते हैं भाई। देखियो तराइन का प्रथम युद्ध भाई, बहुत सारे फैक्ट अब यहां से निकल कर आएंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो तराइन का प्राचीन नाम क्या है भाई? आपसे पूछा जा सकता है। तराइन यानी कि तरावड़ी भाई। इसको तरोरी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको तरोरी भी बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था भाई वो आजमाबाद था। क्या था इसका प्राचीन नाम भाई? आजमाबाद। आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन समय में ये क्या कहलाता था? आजमाबाद। तो इसका तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1191 में। कब हुआ था भाई? 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ भाई? ये हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रख लेना भाई, थर्ड वाला। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी भाई? जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। आपसे पूछा जा सकता जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। इसमें क्या होता भाई? हरियाणा का जो राज्यपाल था भाई, हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल गोविंद राय, गोविंद राय। ठीक है भाई, ये क्या करता है भाई? मोहम्मद गोरी को हरा देता है। ठीक है भाई, मोहम्मद गोरी को हरा देता है। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता भाई हरियाणा का जो राज्यपाल था, ठीक है, किसकी तरफ से हुआ? हरियाणा का राज्यपाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से। ये क्या करता? मोहम्मद गोरी को हरा देता है और इसको बंदी बना लेता है। उसके बाद क्या होता है? खिलजी सरदार इसको छुड़ा के ले जाता है भाई। ठीक है, तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी भाई। ठीक है, उसमें हरियाणा का राज्यपाल कौन था? गोविंद राय। नेक्स्ट देखिएगा भाई, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में भाई। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 1192 में। ठीक है भाई, अब क्या होता है भाई? अब थोड़ी परिस्थितियां चेंज हो गई है भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अब कौन था भाई? जयचंद भी था। ठीक है, क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे के साथ क्या करते हैं भाई? पृथ्वीराज चौहान जी उनको ले जाते हैं। तो इससे खफा होकर वो क्या करते हैं भाई? मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। तो अब की बार युद्ध किस किस के बीच होता? सेम वही चीजें रहेंगी भाई। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई, लेकिन अब की बार इसका साथ कौन देता भाई? इसका साथ देता जयचंद भाई। कौन देता है इसका साथ? जयचंद इसका साथ देता है। तो अब की बार इस जीत किसकी होती है भाई? तो जीत होती है मोहम्मद गोरी की। ठीक है भाई, जीत किसकी हो जाती है? मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है। और हार किसकी होती है यहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है भाई। तो तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो ये तराइन के दोनों युद्धों के बारे में था भाई। तराइन का तीसरा युद्ध मैं आगे करवाऊंगा जब सल्तनत काल के बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे युद्धों में मैं ये कवर करवा चुका हूं। तो अब आगे देखिएगा भाई, पृथ्वीराज रासो किसकी एक रचना है? तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिनको पिथौरा भी कहा जाता था, इनके एक राजदरबारी कवि या फिर अस्थाना कवि हुआ करते थे, चंद्रबरदाई। और इस चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सी रचना लिखी थी भाई? तो पृथ्वीराज रासो इसने लिखी थी। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। देखो भाई, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। हांसी में जाटवा नामक सरदार ने मोहम्मद गोरी से भयंकर संघर्ष किया, परंतु संख्या के कारण, यानी संख्या कम होने के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ भाई। रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल के नेतृत्व में अफगानों के छक्के छुड़ा दिए भाई। अफगान सेनापति इब्राहिम 12 हजारी मारा गया। इसी तरह मेवात क्षेत्र में हेमराज नामक शासक ने अफगान सेनापति बजहुद्दीन को मार डाला। दोनों ही अपनी जगहों पर गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने के कारण युद्ध किया। इनमें तेजपाल और हेमराज वीरगति को प्राप्त हो गए भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राजकवि चंद्रबरदाई था। माना जाता है कि उसका जन्म हिसार में हुआ था। ठीक है भाई, उसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज की उपाधि थी राय पिथौरा भी थी।
जैनक नाम का एक अन्य कवि भी पृथ्वीराज के दरबार में रहता था, उसने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी भाई। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर अवेलेबल है भाई। किसका हांसी में किसका युद्ध हुआ था भाई या संघर्ष हुआ था, मोहम्मद गोरी के साथ जाटवा का भाई। ठीक है। रेवाड़ी का गवर्नर कौन था, तेजपाल था भाई। ठीक है, बहुत सारी भाई। मेवात क्षेत्र में भाई किसने अफगान सेनापति बहुजुद्दीन को मार डाला, हेमराज ने भाई। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हेमराज और तेजपाल को किसने हराया भाई, दोनों ही जगहों पर गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण युद्ध किया, इनमें तेजपाल और हेमराज वीरगति को प्राप्त हो गए भाई। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने भाई। उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तरावड़ी करनाल तथा हांसी में किलों का निर्माण करवाया। हांसी के किले को अस्सीगढ़ का किला भी कहा जाता है। वास्तव में जो हांसी के किले का भाई पुनः निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है भाई। इसके निर्माण को लेकर अभी कोई स्पष्ट किसी प्रकार का ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अपने एक सेनापति दरिया सिंह के नाम पर इसने गोहाना में क्या किया था, एक किले का भी निर्माण करवाया था। किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा में क्या होता, देखो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात हांसी हिसार के क्षेत्र में राजपूत सरदार वीर जाटवा के नेतृत्व में हरियाणा के लोगों ने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में वीर जाटवा की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। और रेवाड़ी के राज्यपाल तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी के साथ युद्ध किया, जिसमें अफगान सेनापति इब्राहिम की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात रेवाड़ी पर गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, जिसमें तेजपाल की मृत्यु हो गई। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ना भाई। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं। चलो भाई। मेवात के राज्यपाल हेमराज के नेतृत्व में वीर मेवातियों ने अफगानों से डटकर मुकाबला किया, वही सारी बातें भाई, बहुजुद्दीन मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत बड़ी सेना मेवात भेजकर युद्ध करते हुए हेमराज वीरगति को प्राप्त हुआ। एक इस प्रकार काफी दिनों के लगातार संघर्ष के बाद कई सेनापति और सैनिकों की बलि देकर अफगान हरियाणा पर अधिकार करने में सफल हुए। भौगोलिक इकाई के अर्थ में हरियाणा 12वीं शताब्दी ईडी से पहले नहीं जाना जाता था। यद्यपि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति देर से हुई है, फिर भी इस क्षेत्र की पुरानता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। समझ में आया भाई। तो ये सारा कहां तक था भाई, ये हमने पढ़ा गुज्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद हमने पढ़ा तोमर वंश, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है आपको चौहान वंश के बारे में। तो जो जो फैक्ट थे, अब सल्तनत काल बच गया, वो हम आगे कवर कर लेंगे। कुछ पीवाईक्यू है वो और कवर करवा देता हूं। हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी तुर्क कौन था, मैंने आपको बताया महमूद गजनवी क्या था भाई, हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी तुर्क था भाई। अगर भारत की बात आती तो फिर उत्तर क्या हो जाता, सुबुक्तगीन। ठीक है भाई। फिर क्या उत्तर हो जाता, सुबुक्तगीन, जो किसका पिता था, महमूद गजनवी का पिता था सुबुक्तगीन। उसके बाद 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था भाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। मैंने आपको बताया था शाकंभरी चौहान ने 1139 ईस्वी में अर्णोराज नामक राजा ने क्या किया था भाई, हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो वही बात है, ये सेम एज इट इज पूछा गया है, तो ये हो गया उत्तर। निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में तरावड़ी और हांसी में किलों की स्थापना की थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। अभी ये हमने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने की थी भाई। ठीक है। इनको पिथोरा भी कहा जाता था। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रारंभिक शिलालेख है, अभी आपको बताया था मैंने भाई प्रारंभिक शिलालेख के बारे में, तो वो कौन सा माना जाता, अर्णोराज का अभिलेख माना जाता भाई। ठीक है भाई, कौन सा माना जाता, अर्णोराज का अभिलेख भाई, या फिर चाहमण, या फिर क्या आ जाएगा उत्तर, चाहमण। चाहमण दिया नहीं तो अर्णोराज का अजमेर शिलालेख दे दिया। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है, तो बहादुर नाहिर को इसका क्या माना जाता भाई, इसका संस्थापक माना जाता है। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ, मैंने आपको बताया था दरिया सिंह के नाम पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, गोहाना में किले का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा भी कहा जाता था। तो राय पिथोरा की उपाधि किसके पास थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास थी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी भाई। ठीक है, ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। जब आपसे पूछा जाए सेम एज इट इज, ये पीवाईक्यू है भाई, तो इसका उत्तर क्या माना गया, तराइन का दूसरा युद्ध। क्या माना गया इसका उत्तर भाई, तराइन का दूसरा युद्ध। अगर इसकी जगह क्या आ जाए भाई, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, भारत में
मुस्लिम ऑब्लिक मुगलों की नींव। अगर भारत की बात आती है तब तो इसका उत्तर क्या माना गया भाई? ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, तब इसका उत्तर माना गया पानीपत का प्रथम युद्ध। तब इसका उत्तर क्या माना गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध माना गया था। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा भाई। हेलो। सर मैं जस्ट 5 मिनट बाद कॉल करूं, अभी एक क्लास ले रहा था। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई भाई। जब ये वाला प्रश्न पूछा गया पीवाईक्यू, तब इसका उत्तर तराइन का दूसरा युद्ध माना गया। लेकिन हाल फिलहाल एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में मुस्लिम या मुगलों की नींव किस युद्ध के बाद रखी गई, तब इसका उत्तर पानीपत का प्रथम युद्ध माना गया। तो जब पीवाईक्यू आते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उत्तर बताएं। इसका तो तराइन का दूसरा युद्ध मान लिया और इसका पानीपत का प्रथम युद्ध मान लिया। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग और सेंस के अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा। तो दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए भाई। उत्तरी भारत वाला जब ये पूछा गया मुस्लिम प्रभुत्व की नींव, तो तराइन का दूसरा युद्ध राइट माना था। डायरेक्ट पूछा गया भारत में मुस्लिम या मुगलों की नींव, तो पानीपत का प्रथम युद्ध राइट माना गया। उसके बाद हरियाणा पर अपने आक्रमणों में महमूद के साथ जानलेवा अलबरूनी ने जाने वाले अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किन घटनाओं की व्याख्या की है? तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? किताबुल हिंद। और इसमें किसका जिक्र किया इन्होंने भाई? थानेसर का। ठीक है भाई, थानेसर के अतिरिक्त ब्रह्म सरोवर का भाई। नेक्स्ट भाई, अजोदन और खालिस्तान में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हांसी। ठीक है भाई, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में सूफी या चिश्ती सिलसिले का जनक, हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का की शुरुआत। तो हरियाणा में जब चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की बात आती है तो वो किसने की थी भाई? तो वो की थी बाबा फरीद ने। बाबा फरीद। और बाबा फरीद को ही क्या कहा जाता था? फकरुद्दीन सकरागंज भाई। ठीक है भाई, तो इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने हांसी को क्या बनाया था भाई? सूफीवाद के लिए प्रचार प्रसार का केंद्र भी बनाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने अजोदन और हांसी में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार भी किया था। ठीक है भाई, बाबा फरीद का मकबरा पूछ ले तो फरीदाबाद के अंदर है। अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया है, तो किसने किया है भाई? अलबरूनी की पुस्तक ही क्या थी? किताबुल हिंद भाई। तो ये थे आज के प्रश्न भाई, लगभग हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया। तो जिस भी साथी को भाई किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है तो वो इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप कर सकता है, 95 181 98 050 भाई। इसके साथ साथ भाई आपको पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आपको भाई किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, चाहे सीटी मेंस के न्यू सब्जेक्ट हो, हरियाणा जीके हो, या और भी जितने भी सब्जेक्ट हमसे हो सकेंगे सारे कवर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।